ओके, आज अपने पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट का। पार्ट 2 हमारा पूरा कंपनी के बेस पर है। किसके बेस पर है? कंपनी के ऊपर। तो चैप्टर्स को हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स है पार्ट 2 के अंदर। शेयर पूंजी के हिसाब, डिबेंचर के हिसाब, कंपनी के वार्षिक हिसाब, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण और रोका प्रवाह पत्रक। इस प्रकार से टोटल 6 हमारे यहाँ पर चैप्टर्स दिए हुए हैं, 6 प्रकरण हैं। पहला हमारा क्या है? शेयर पूंजी के हिसाब। देखो, जब कंपनी का नाम जहाँ आता है वहाँ सबसे पहले आती है शेयर पूंजी। जहाँ कंपनी का नाम आता है वहाँ क्या आता है? शेयर पूंजी कंपलसरी है। तो शेयर पूंजी है क्या? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एक सवाल आता है कि ये शेयर पूंजी है क्या। ओके, तो कोई भी नई कंपनी स्थापित होती है, कोई भी नई कंपनी जब स्थापित होती है तो कंपनी की कुल पूंजी जो होती है उसको एक साथ में कलेक्ट करना कंपनी के बहुत मुश्किल काम होता है। कि एक साथ में एक ही जगह से इतनी सारी पूंजी उठाना, करोड़ों के अंदर 500 करोड़, 1000 करोड़ कंपनी स्थापित करती है। अगर बड़े पैमाने पर कंपनी स्थापित करते हैं तो 500 1000 करोड़ तो मिनिमम उसको रिक्वायरमेंट होती है इतनी पूंजी की कंपनी खोलने के लिए, धंधा स्टार्ट करने के लिए। तो इतना सारा पैसा कंपनी कोई भी एक जगह से, बैंक भी लोन नहीं दे सकती इतना, तो एक साथ में शुरुआत में ओपन करने टाइम पे ना ही कंपनी के पास इतना सारा प्रॉफिट पहले का अवेलेबल होता है। तो कंपनी ये पैसा लाती कहाँ से है, कंपनी खुलती कैसे है? तो इसके लिए कंपनी अपनी ज़रूरत की कुल पूंजी जितनी भी डिसाइड करती है, निश्चित करती है, उस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। जिस हर एक टुकड़े को, जिस हर एक छोटे छोटे भाग को हम क्या नाम देते हैं? अंश, यानी कि शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा। यानी कि पूंजी के छोटे छोटे, शेयर पूंजी यानी कि पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, या पूंजी के छोटे छोटे हिस्से, यानी कि हमारे लिए एक शेयर हुआ। क्या हुआ? कंपनी के कुल पूंजी जो होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो उस पूंजी को हम क्या बोलते हैं? अंश। अंश यानी हिस्सा होता है, वही शेयर होता है। तो उसको जो हम कहेंगे वो होगी हमारी शेयर पूंजी। तो कंपनी की कुल पूंजी को कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्येक भाग को हम एक शेयर कहेंगे, प्रत्येक छोटे से भाग को। जैसे कंपनी को एग्जाम्पल के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो 500 करोड़ को कंपनी छोटे छोटे 10 रुपये का एक ऐसे भाग में बांट देगी, तो 50 करोड़ हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? 50 करोड़ हिस्से गुणा 10 रुपये का एक, ऐसा 500 करोड़ कंपनी इकट्ठा कर सकती है। मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं, 5 लाख लेता हूँ। 5 लाख रुपए कंपनी को स्थापित करने के लिए चाहिए, तो 5 लाख कैसे होंगे? तो उसको 10 रुपये का एक ऐसे कितने भाग करने पड़ेंगे? 50,000। तो 50,000 गुणा हम 10 रुपये का एक ऐसे करेंगे तो 50,000 भाग होते हैं 5 लाख के। तो अब मैं एक साथ में किसी के पास से 5 लाख मांगूँ और एक के करके 10 रुपये एक किसी से मांगूँ, तो कौन सा ज़्यादा ईजी रहेगा? देखो, 10 रुपये किसी को देना कोई भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी के पास से डायरेक्टली 5 लाख रुपये मांगने जाएंगे ना, तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन 10-10 रुपये करके कोई 10 नहीं, कोई 100 भी देगा, कोई 1000 भी देगा, कोई 2000 भी देगा, 5000 भी देगा। इस तरह से कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके अपनी पूंजी कलेक्ट करती है, और कितने सारे लोगों से, जाहिर जनता के पास से ऐसे पैसे मंगवाती है अपनी कंपनी खोलने के लिए। तो उसको होता है कंपनी पूंजी, बराबर। कंपनी जब शुरुआत में ओपन होती है तो इस तरह की जो पूंजी मंगवाई जाती है उसके लिए क्या किया जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जाहिर जनता को एक आवेदन किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो आईपीओ के थ्रू कंपनी अपना पैसा एकत्रित करती है, अपनी पूंजी को एकत्रित करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंपनी की पूंजी। जैसे जैसे आगे बढ़ती है कंपनी ऐसे ऐसे पैसे को मंगवा सकती है। तो आगे की डिटेल्स हम इस पूंजी के चैप्टर के हम आगे पढ़ने वाले। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था शेयर पूंजी। तो शेयर पूंजी होता क्या वो हमने देखा। देखो, यहाँ पर अभी शेयर पूंजी का दिया नहीं, पहले कंपनी के बारे में डिस्कशन थोड़ी और है। कंपनी का नया कानून कौन सा है? कंपनी कानून 2013 अमल में रखा हुआ है। पहले का सबसे पहले कंपनी कानून कब बना था? 1956 में बना था। कब बना था? और लागू भी कब हुआ था? 1956 में ही लागू हुआ था। तो कंपनी कानून 1956 था जो अभी तक चल रहा था, लेकिन
2013 में कंपनी कानून नया बनाया गया, कंपनी कानून 2013 जिसका नाम, ठीक है। तो कंपनी से 2013 के बेस पर अब कम अलग अलग चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसके लिए कंपनी के प्रकार, हम कंपनी के पहले बारे में समझ लेते हैं। कंपनी की पूंजी के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन कंपनी कौन सी पूंजी कब क्या कर सकती है उसके लिए ओके। तो यहाँ पहले हम कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंपनी के बारे में पढ़ने से पहले हम देखो यहाँ लिखा हुआ है कंपनी के प्रकार। कंपनी क्या है हमने देख ली, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, वो कोई अपना भौतिक अस्तित्व यानी कि जैसे कि इंसान का नाम है उस तरह से नहीं, नाम वो हो सकता है कोई भी, लेकिन उसका भौतिक अस्तित्व सिर्फ एक उसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो होता है वही होता है, और उसकी कॉमन सील होती है, एक मोहर होती है, उसी के द्वारा पूरी कंपनी चलती है। उसका कोई वैसे भौतिक अस्तित्व होगा नहीं जैसे कि इंसानों का अस्तित्व है। नाम उसका इंसानी हो सकता है, किसी भी प्रकार का नाम हो सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व भौतिक हमारे पास अवेलेबल होगा नहीं, सिर्फ उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वही उसका भौतिक अस्तित्व हो सकता है। बाकी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो ना होने के बावजूद भी अपना नाम चला सकती है। कंपनी नाम का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको चलाने वाले उस नाम को चलाते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कृत्रिम व्यक्ति का उसको अस्तित्व है। कानून के द्वारा यह अस्तित्व उसको प्राप्त होता है, ठीक है। कंपनी की स्थापना, संचालन और कंपनी का विसर्जन ये सब कानून के अनुसार होता है, इसलिए उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपनी के प्रकार की तरफ। तो बुक के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कंपनी के प्रकारों के अंदर मुख्य दो प्रकार हैं, मुख्य दो प्रकार है। एक कानून द्वारा स्थापित कंपनी है जिसको हम कॉरपोरेशन या तो निगम कहते हैं। कानून द्वारा स्थापित कंपनियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या तो कॉरपोरेशन या तो निगम, जैसे कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओके, निगम जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC हमारा है। GIC जनरल इंश्योरेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो भी है। उसके बाद में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इस तरह की जो कंपनियां हैं। गुजरात राज्य वित्त निगम लिमिटेड है, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है। ऐसे निगम और कॉरपोरेशन जो हैं उनको हम सब क्या बोलेंगे, कानून द्वारा स्थापित है। इनको विशेष कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है लोगों की सेवा के लिए, लोगों के काम के लिए। LIC को बारे में सब लोग जानते होंगे, सुना ही है LIC। तो ये LIC क्या है, कानून द्वारा स्थापित कंपनी है जो लोगों को उनकी जीवन बीमा की अलग अलग सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है। दूसरी होती है हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी है, बिजनेस करने के लिए मार्केट में आती है मोस्टली। स्पेशल इनका काम होता है, सेवा नहीं होता है, इनका काम प्रॉफिट अर्निंग और बिजनेस और अलग अलग सेवाएं लोगों तक पहुंचाना होता है। तो रजिस्टर्ड कंपनी कानून के द्वारा स्थापित या पंजीकृत कंपनियां, अधिकांश कंपनी की स्थापना इस प्रकार से होती है। मोस्ट ऑफ जो हमारी कंपनी होती है वो ये होती है रजिस्टर्ड कंपनीज। इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कहाँ, सेबी के पास। कहाँ, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनी क्या करती है, शेयर होती है कंपनी के अंदर, और जहाँ शेयर की बात आती है वहाँ सेबी होगी, क्योंकि इन सब का हैंडलिंग किसके द्वारा होता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। उसके बाद में इन लोगों ने अलग अलग भाग बांटे हैं कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है इसके दो अलग अलग भाग है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी होती है उनके अंदर दो प्रकार की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। निजी कंपनी जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो देखो जो कंपनी अपने नियमन पत्र द्वारा सदस्यों के शेयर का आवंटन का अधिकार पर नियंत्रण रखे, सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं हो इस प्रकार का नियंत्रण रखे, अपने शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए सर्व जनता को आमंत्रण देने पर प्रतिबंध रखे। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो पब्लिक को आमंत्रण नहीं कर सकती हैं, पब्लिक को डायरेक्टली नहीं मांग सकती है पैसा, वो अपना पैसा फंड खुद कलेक्ट करती हैं। कम से कम 2 सदस्य होते हैं और प्राइवेट कंपनीज के अंदर इस तरह की जो कंपनीज होती है उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी, ठीक है। अब सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, सार्वजनिक कंपनी यानी सरकारी कंपनी की तरह होती है, जो सार्वजनिक हित के लिए काम करती हैं, जो सभी के लिए काम करती हैं। तो जो कंपनी निजी नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक। अब सार्वजनिक में होता क्या है, तो कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कोई मर्यादा नहीं, कितने भी ज़्यादा सदस्य जुड़ सकते हैं। इसके लिए ये पब्लिक के पास से भी पैसे मंगवाती, पब्लिक भी इसके जो होती है, जब भी इस कंपनी के शेयर खरीदा है उस कंपनी का मालिक संचालक बन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है तुम कितने शेयर, कितने भागीदारी उसके अंदर लेते हो उसके ऊपर।
तो सार्वजनिक कंपनी होती है वो अपने नाम के अंत में पीछे क्या लगाती है, खाली लिमिटेड LTD या फिर LIMITED लिमिटेड शब्द जो है वो कंपनी यूज़ करती है। और निजी कंपनी जो होती है अपने नाम के पीछे PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD यानी कि प्राइवेट लिमिटेड शब्द, देखो यहाँ लिखा हुआ निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। नीचे एग्जाम्पल दिए, कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनीज होती हैं वहाँ पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे अलग अलग नाम की हो सकती हैं। अब निजी कंपनी के अंदर कभी कभी क्या हो सकता है, आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार ये किसी एक व्यक्ति की कंपनी भी हो सकती है। 1 पर्सन कंपनी यानी कि OPC जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, 1 पर्सन कंपनी यानी कि एक ही व्यक्ति उस कंपनी को चलाने वाला हो सकता है। तो ऐसी कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है। सरकारी कंपनी के अंदर मिनिमम 7 सदस्य होने जरूरी है। कितने? कम से कम 7, अधिक से अधिक कोई मर्यादा नहीं। निजी कंपनी में कम से कम 2, अधिक से अधिक 200, 2 से 200 निजी, 2 से 200 निजी और 7 से अनलिमिटेड सार्वजनिक कंपनी। और OPC कंपनी निजी कंपनी का एक भाग है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाई जा सकती है। ठीक है, अब कंपनी के कुछ अलग प्रकार है, लेकिन किसके आधार पर? सदस्यों की जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के प्रकार कुछ अलग है। सदस्यों की जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के मुख्य 3 प्रकार हैं। मर्यादित शेयर से कंपनी यानी कि शेयर से मर्यादित कंपनी, दूसरी गारंटी से मर्यादित कंपनी, और तीसरी हमारे पास में नीचे जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी है, तो मर्यादित कंपनी। ठीक है, तो शेयर से मर्यादित कंपनी जो होती है जिसमें फिक्स लिखा होता है कि कितने शेयर कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान प्रकाशित करना चाहती है, ऐसी कंपनी कंपनी के सदस्यों की या तो शेयर धारकों की जिम्मेदारी उन्हें खरीदे कंपनी के शेयर की दार्शनिक कीमत जितनी ही मर्यादित होती है। सपोज करो कोई एक पर्सन है, उसने किसी कंपनी के अंदर 5 लाख के शेयर ले रखे हैं, तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही जवाबदारी अंदर पूरी कर पाएगा। उसके बाद में उसकी जवाबदारी रहती है। अगर कंपनी को 200 करोड़ का लॉस होता है और 5 लाख है उसकी कंपनी के, तो उसको 5 लाख से ज़्यादा का लॉस उसको नहीं होगा, वो बाकी सब जवाबदारी किसके माथे होगी? कंपनी के। तो जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी शेयर से मर्यादा, यानी शेयर जितने खरीदोगे उतने तक की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी ही। आगे गारंटी से मर्यादित कंपनी, किसी कंपनी को किसी ने गारंटी दे रखी हो कि इतने टाइम के लिए या इतने तक की जवाबदारी मेरी होती है, तो गारंटी खुद अगर ले कोई शेयर होल्डर, अंशधारक या संचालक या कोई और पर्सन, तो वो गारंटी से मर्यादित कंपनी होती है। कंपनी के विसर्जन के समय सदस्यों ने दी गारंटी से मर्यादित रहती है। सामाजिक गारंटी से मर्यादित कंपनी लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं, परंतु कला, विज्ञान, सामाजिक कल्याण, खेल कूद, सांस्कृतिक जैसी विविध प्रवृत्तियों के लिए इनका स्थापना की जाती है। गारंटी से मर्यादित कंपनी की जवाबदारी किसके लिए होती है? कौन सी एक्टिविटी के लिए होती है? सामाजिक गतिविधियों के लिए स्पेशली। तीसरा नंबर है जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी, यानी कि जिसके अंदर हमारे, लेकिन भारत में ऐसी कंपनियों का अस्तित्व नहीं है, सो उसके बारे में जानने से ज़्यादा नहीं। ऐसी कंपनी में अगर कंपनी को लॉस होता है, उसके जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी जवाबदारी पूरी होती है, जब तक कि वो पूरी लाइबिलिटीज़, पूरी कंपनी की जवाबदारी चुका ना दे तब तक के लिए वो उस चीज़ से बाध्य रहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कंपनियों का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। अब कंपनी के प्रकार का पूरा ये चार्ट बनाया हुआ देखो, जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया था वो चार्ट यहाँ हमारे पास है। स्थापना के आधार पर भी है, पंजीयन के आधार पर भी है, फिर सदस्यों के दायित्व के आधार पर गारंटी से मर्यादित, शेयर से मर्यादित और जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी। फिर शेयर से मर्यादित कंपनी के अलग 3 भाग बांटे हैं इन लोगों ने, सार्वजनिक, निजी और एक व्यक्ति की कंपनी। तो ये चार्ट इस तरह का हो सकता है। अब हमारी शेयर पूंजी आई है, तो कंपनी की पूंजी को हम शेयर पूंजी कहते हैं। कंपनी की पूंजी को हम क्या बोलते हैं? शेयर पूंजी। मैंने बोला अभी कंपनी की जो पूंजी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जिसे परिवर्तन कर सके ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित की जाती है। छोटे छोटे भागों में उसको बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे प्रत्येक विभाजित इकाई जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। अभी तक हमारे माइंड में क्वेश्चन होता था कि शेयर मार्केट में सुना तो है, लेकिन होता क्या वो हमको नहीं पता। तो ये क्या होता है? कंपनी की पूंजी का छोटा सा एक भाग होता है, एक शेयर। ठीक है, तो कंपनी के शेयर यहाँ होते हैं। कंपनी अपनी पूंजी उपस्थित करने के लिए कानून की आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन पत्र निर्गमित करके लोगों को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनी होती है? सिर्फ सार्वजनिक कंपनियां ही ऐसा कर सकती हैं। कौन सी कंपनियां? सार्वजनिक कंपनियां हैं, वही अपने जाहिर जनता को, पब्लिक के सामने क्या कर सकती हैं? विज्ञापन पत्र यानी कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू आमंत्रण कर सकती है।
जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उनको कंपनी के सदस्य या तो शेयर होल्डर कहा जाता है। जो कंपनी के शेयर खरीदा है वो कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा, मालिक भी उसी वो है। कंपनी के सच्चे मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो जिस व्यक्ति ने कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे होंगे वो कंपनी का मालिक माना जाएगा। जब तक शेयरों की मालिकी सदस्य के पास रहेगी तब तक वह कंपनी का शेयरधारक का सह मालिक गिना जाएगा। शेयर धारक के लिए उन्हें खरीदे धारण की किसी भी कंपनी के शेयर उस कंपनी की मालिकी का प्रमाण दर्शाता है कि कंपनी के अंदर उसका मालिकी हक है। चाहे वो जितना पूंजी खरीदता है, जितनी शेयर खरीदता है, उतनी ही मालिकी उसके पास होगी और उस व्यक्ति को कंपनी के अंदर मत देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। साथ के साथ में कंपनी अगर कुछ नया करने जा रही है तो कंपनी के अपने मालिकों से पहले पूछती है। किससे पूछती है? मालिक यानी शेयर होल्डरों से। तो तुम्हारे पास अगर किसी कंपनी के शेयर है तो तुम उस कंपनी के अलग अलग बातों के अंदर मत देने का अधिकार रख सकते हो। प्रत्येक शेयर को एक नंबर दिया जाता है। यह शेयर यह स्थानांतरित, मूवेबल और परिवर्तित कर सके ऐसी संपत्ति दिखाई नहीं देती है तुमको भले, लेकिन एक ट्रांसफरेबल संपत्ति है तुम्हारे पास में, एक कागज का टुकड़ा एक तरह से। और अभी तो डिजिटल इंडिया के अंदर तो तुमको एक दिखाई भी नहीं देगा, कागज का टुकड़ा भी तुम्हारे पास में एक है। डीमैट अकाउंट ओपन होता है, उस डीमैट अकाउंट के अंदर तुमको डायरेक्टली पता चलता है कि यस हमारे पास में इतने शेयर कंपनी के हैं। वो डीमैट अकाउंट के अंदर तुमको डिजिटल डायरेक्ट फॉरवर्ड में पता चलता है कि तुम्हारे पास कोई कंपनी का शेयर है जो तुमको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन तुम्हारा पैसा इन्वेस्टमेंट करके भी वो रख सकता है कंपनी की पूंजी को। तो इस तरह का एक होता है और वो ट्रांसफ़र होता है। तुम जब चाहो उसको बेच सकते हो, जब चाहो ऐसे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। अब शेयर के कितने प्रकार होते हैं? शेयर के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के मेन मालिक की पूंजी को दर्शाते हैं और प्रेफरेंस शेयर है ये अधिमान शेयर होते हैं। ये हर किसी को, पब्लिक को नहीं दिए जाते। ये कंपनी के या तो पुराने शेयर होल्डर थे उनको या किसी अलग व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो ये अधिमान पसंदगी के शेयर इनको कहा जाता है। शेयर के कितने प्रकार हैं? मुख्य 2 प्रकार हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के मालिकी हक दर्शाने वाले शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं पसंद के शेयर होते हैं, जिसको इच्छा होती है वही ले। तो प्रेफरेंस शेयर अर्थात ऐसे कि जिन शेयरों को धारण करने वाला सदस्य कंपनी के अस्तित्व के दौरान इक्विटी शेयर पर डिविडेंड चुकाने से पहले निश्चित दिए गए दर के अनुसार डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार रखता है। प्रेफरेंस शेयर जिसके पास होते हैं उसको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जैसे तुम तुम्हारा पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक तुमको क्या देती है? इंटरेस्ट चुकाती है। ऐसे ही अगर तुम किसी कंपनी के अंदर पैसा चुकाते हो तो उसके बदले में तुमको निश्चित दर से डिविडेंड मिलता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को ऐसा कुछ होता नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, उसको डिविडेंड कभी कंपनी प्रॉफिट करती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनी के पास में, तो कंपनी उस शेयर को, उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में शेयर करती है और उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड के रूप में जानते हैं। लेकिन निश्चित नहीं होता, वो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ही देगी, लॉस होगा तो कोई डिविडेंड ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल, पीछे कोरोना की वजह से कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया होगा तो डिविडेंड भी नहीं दिया, और जो लोगों ने कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया फार्मास्यूटिकल कंपनी तो उन्होंने डिविडेंड भी ज़्यादा दिया होगा। जहाँ 100% देते वहाँ 200% दिया होगा, 150%। तो अलग अलग, और डिविडेंड हमेशा किस पर? तुम्हारी फेस वैल्यू पर चुकाया जाता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या प्रकार होते हैं अलग अलग। तो प्रेफरेंस शेयर के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर के मुख्य 4 प्रकार हैं, उन चारों के अंदर हर एक के अंदर 2-2 हैं। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर के प्रकारों के अंदर पहला है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, यानी कि संचयी। चलो, प्रेफरेंस शेयर के अंदर सबसे पहले क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, यानी कि संचयी और असंचयी। अब संचयी शेयर किसे कहते हैं? संचय शेयर ऐसा होता है कि यदि कोई वर्ष में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ हो, लाभ ही ना हुआ हो, तो उस वर्ष कंपनी क्या करेगी? उसका डिविडेंड देगी नहीं। लेकिन जब कंपनी अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर कभी अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो वो पहले का प्लस अब का दोनों का मिक्स करके तुमको डिविडेंड देगी। 2 साल का या 3 साल का जब भी इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा, यानी कि संचय करके तुम्हारा डिविडेंड पेमेंट करे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव, यानी संचयी। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में यदि किसी वर्ष में लाभ न होने के कारण डिविडेंड ना चुका सके तो इस रीति से नहीं चुकाया गया डिविडेंड एकत्रित होता जाता है, और जब कंपनी पर्याप्त लाभ करती है तो उसको उस वर्ष में पुराना प्लस नया, उस साल का करंट चालू वर्ष का डिविडेंड चुका देती है। लेकिन
असंचयी यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव जो होती है उसके अंदर जिस वर्ष कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया उस पर तुमको डिविडेंड चुकाया ही नहीं जाएगा, ऐसा होता है असंचयी। असंचय में यानी पिछले साल का जो गया कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो तुमको उसका कोई हिस्सा मिलेगा भी नहीं, इस तरह का होता है, वो होता है असंचयी। और कंपनी जब प्रॉफिट करी तो सिर्फ चालू वर्ष का देगी, पुराना जो तुम्हारा डिविडेंड नहीं चुकाया वो दोबारा चुकाया जाएगा भी नहीं। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं चुकाया गया डिविडेंड एकत्र किया जाता नहीं, उसे भविष्य में चुकाया भी नहीं जाता है। इज इट ओके? तो ये हमारा एक भाग हुआ जिसको दो अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, संचयी, असंचयी। अब दूसरी बात करते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल यानी प्रतिदेय और इरिडीमेबल यानी अप्रतिदेय। प्रतिदेय शेयर क्या होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर धारण करने वाले शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको प्रेफरेंस शेयर की अमुक रकम निश्चित समय के बाद यानी कि जैसे 5 साल बाद, मोस्टली 3 साल या 5 साल के लिए कंपनी लेती है तुम्हारा पैसा, जो 5 साल बाद तुमको तुम्हारे पैसे वापस लौटा देती है। वो भी कैसे? या तो प्रीमियम से, या तो डिस्काउंट से, या तो मूल कीमत से। 3 प्रकार से तुम्हारी रकम वापस कर दी जाती है। तो ये तुम्हारा इस तरह का अंदर प्रावधान होता है। तो रिडीमेबल यानी जो पैसा तुमको वापस चुकाया जाए अमुक निश्चित समय के बाद, अमुक निश्चित समय यानी 2 साल, 5 साल, 10 साल, जैसा कंपनी डिसाइड करती है ऐसा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। प्रतिदेय यानी तुमको हमारा पैसा वापस मिलेगा, कंपनी के पास से ऐसी आशा रख सकते हो। इरिडीमेबल यानी कि जो पैसा तुमको भविष्य में कभी वापस लौटाया ही नहीं जाए, ऐसा तुम लोगों ने कहीं किसी कंपनी में शेयर खरीदे, लेकिन वो शेयर के खरीदे तुम्हारे पास कंपनी के अंदर मालिक ही हक रहेगा, लेकिन तुम्हारा पैसा तुमको वापस कंपनी देगी नहीं, बदले में डिविडेंड मिलता रहेगा तुम्हारा बस। तो ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं? इरिडीमेबल। भारत में ऐसे शेयरों का अस्तित्व नहीं है। रिडीमेबल शेयर्स का अस्तित्व भारत में 2013 के अमल के बाद से ऐसी कंपनियां निर्गमित नहीं कर सकती है। ये 2013 के अमल के बाद से, पहले भी नहीं था लगभग। और ऐसे शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर, वो तुमको कब वापस किए जा सकते हैं? विसर्जन के समय, लेकिन वापस कर दिए जाते हैं अगर कंपनी के पास पैसा बचता हो तो ही। पैसा नहीं बचता है तो उसकी पूरी प्रोसीजर होती है, लिक्विडेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अगर उसमें तुम्हारा नंबर लगता है कि तुम्हारे पैसे विसर्जन के बाद में, तो तुमको लौटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आगे पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी सहभागी और असहभागी। एक्स्ट्रा डिविडेंड, अगर कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो तुमको नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है कंपनी उसमें तुमको हिस्सा बनाएगी, तो उसको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। नहीं बनाएगी तो नॉन पार्टिसिपेटिंग हम उनको शेयर कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स धारण करने वाले प्रेफरेंस शेयर धारकों को कंपनी द्वारा निश्चित दर से डिविडेंड मिलता है, वो तो मिलेगा ही, वो तो तुम्हारा हक है। लेकिन इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डरों को संबंधित वर्ष का निश्चित किया हुआ डिविडेंड देने के बाद अगर और भी लाभ बचता है, कंपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा लाभ करे तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। और ये कर जरूरी नहीं है कि तुमको चुकाया ही जाएगा, कंपनी की इच्छा हो तो दे सकती है। अपनी कभी कंपनी अपना लाभ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती है एक्स्ट्रा, तो तुमको देगी, वो उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अगर तुम्हारे पास नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हैं तो तुमको कंपनी कितना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों ना हो, कंपनी तुम्हारे साथ उसको सहभागी करेगी नहीं, तुमको उसमें हिस्सा देगी नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आते हैं कन्वर्टिबल यानी परिवर्तनीय, रूपांतरणीय, और नॉन कन्वर्टिबल यानी अरूपांतरणीय शेयर। तो रूपांतरणीय शेयर क्या होते हैं? जिनको अमुक निश्चित समय के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसे शेयरों को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। जिनको तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर लिए थे लेकिन कंपनी ने तुम्हारे शेयरों को कुछ निश्चित समय के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्टिबल, यानी कि तुम्हारे शेयर परिवर्तनीय हैं, जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में परिवर्तन हो सकते हैं, और जिनको कभी अपने लाइफ टाइम के दौरान कभी तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसे शेयर को हमको नॉन कन्वर्टिबल यानी अपरिवर्तनीय अरूपांतरणीय शेयर कहते हैं। ये हमारे प्रेफरेंस शेयर के चारों प्रकार हैं, वो पूरे हुए हैं। अब आते हैं हमारे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में क्या होता है? तो जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, जिनको कोई पसंदगी का नहीं, कोई भी उनके लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसे शेयर को हम इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर धारण करने वाले को कंपनी की सभा में मतदान, वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग का कोई अधिकार दिया जाता नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर पर निश्चित दर से डिविडेंड
बचने के बाद, यानी कि सब कुछ बाद में कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से ही इनको डिविडेंड चुकाया जाता है, अदरवाइज इन पर कोई डिविडेंड चुकाया जाता नहीं है। कंपनी के चालू वर्ष का लाभ, गत वर्ष का लाभ, कंपनी के अनामत भविष्य की संभावनाओं तथा संचालक नीति को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। सब कुछ पहले की सारी चीज़ें होने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो ही, दैट्स नॉट कंपलसरी टू पे द डिविडेंड। कंपनी के विसर्जन में कंपनी के पास रहे हुए शेष फंड में से अगर तुम्हारे पास कंपनी के पास विसर्जन हुआ, कंपनी बंद हुई, उस टाइम पर अगर कंपनी के पास पैसा बचता है सबसे लास्ट में, तो इनको चुकाया जाता है इक्विटी शेयर, बाकी इनको पैसा चुकाया जाता नहीं है विसर्जन के समय। लेकिन कंपनी के पास पैसा बचता है सारी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद, तो कंपनी तुम्हारा पैसा भी चुका देगी। इक्विटी शेयर पूंजी की मुख्य पूंजी जो होती है वो होती है शेयर पूंजी। ओके, कंपनी कानून के अनुसार इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कीमत कम से कम 1 होनी चाहिए, या तो 10 होनी चाहिए, या तो 100 होनी चाहिए। ओके, अभी जिसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, वहाँ कंपनी अपनी शेयर कीमत कितनी रखती है, 1 या तो 10 या तो 100 के गुणक में ही होती है। अब कोई बोले 50, तो 50 नहीं होगी। कंपनी की फेस वैल्यू यानी कि मूल कीमत है वो 1, 10 या 100। हाँ, मार्केट वैल्यू जो होती है वो वॉलेटाइल रहती है, यानी कि परिवर्तन होती रहती है। किसी की 100 होती है, किसी की 150 होती है, किसी की 12 होती है, किसी की 15 होती है, किसी की 4 भी होती है, किसी की 3 भी होती है। वो क्या होती है, मार्केट वैल्यू, जो शेयर मार्केट में हमको दिखाई देने को मिलती है कि इस कंपनी की शेयर की कीमत इतनी है, बट उसकी फेस वैल्यू वो नहीं होती है। उसकी फेस वैल्यू कितनी होती है, या तो 1, या तो 10, या तो 100। वो डिपेंड करता है कंपनी की, तुम डिटेल्स देखोगे तब। अब हमारे पास थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट और आज के लिए कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच का अंतर। एग्जाम के लिए थोड़ा एक पॉइंट टेबल है, आ सकता हो। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर सबसे पहले यहाँ देखो अर्थ देना चाहिए था, जो नहीं दिया है इन लोगों ने। डिविडेंड का दर अंतर के मुद्दों में लिखा है, तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड निश्चित दर से चुकाया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर में दर निश्चित नहीं होता, हर वर्ष बदलता रहता है। चुकाना बाकी डिविडेंड होता है, वो क्यूमुलेटिव शेयर हो तो चुकाया जाएगा, बाकी नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी रहता नहीं कि भाई पिछले साल डिविडेंड नहीं चुकाया तो इस साल हम तुमको देना ही, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्विटी शेयर के अंदर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो दे देगी खुद ही, अगर नहीं करेगी तो नहीं देगी। ऐसा मांग भी नहीं सकते हो कि लाओ डिविडेंड, नो। यहाँ पर अगर क्यूमुलेटिव हो तो मांग सकते हो, नहीं क्यूमुलेटिव है तुम्हारे पास तो नहीं मांग सकते हो, यानी संचय होगा तो तुमको कंपनी खुद ही दे देगी। डिविडेंड चुकाने में प्रथम अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले अधिकार प्राप्त है डिविडेंड के लिए, और इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में डिविडेंड चुकाया जाता है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड चुकाने के बाद। पूंजी के भुगतान में प्रथम अधिकार तो प्रेफरेंस शेयर को पूंजी के प्रेफरेंस शेयर धारकों को उनकी पूंजी सब पहले वापस की जाती है, इक्विटी शेयर धारकों से पहले, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर धारकों से पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को पूंजी वापस की जाती है, और इक्विटी शेयर वाले सबसे लास्ट में, सबसे अंत में संपूर्ण वापस करने के लिए इक्विटी शेयर पूंजी वापस की जाती है। सारी प्रोसेस पूरी हो जाए तब लास्ट में अगर पैसा बचेगा तो इनको दिया जाएगा। मतदान का अधिकार, इनको कोई मतदान का अधिकार नहीं होता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मतदान का अधिकार प्राप्त है, बराबर, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट कर सकता है। ऐसा ये नहीं कि शेयर के हिसाब से कि तुम्हारे पास 5 शेयर तो 5 वोट कर सकते, नो, सिर्फ एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है। संचालन में साझेदारी का अधिकार, संचालन में कोई अधिकार नहीं होता, इनका संचालन में संपूर्ण अधिकार रखते हैं। तुम चाहो तो कोई भी मीटिंग के अंदर अटेंड कर सकते हो, कंपनी तुमको कभी मना करेगी नहीं। संचालकों की मीटिंग हो रही है तो वहाँ इक्विटी शेयर होल्डर जाकर बैठ सकता है, सुन सकता है, अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन प्रेफरेंस होल्डर्स को ऐसा कोई अधिकार दिया जाता नहीं है। तो ये हमारी थियरी है।